नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 3, टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 1, 2 एंड 2, -4, द थर्ड वर्टेक्स इज ए बी सच दैट बी इक्वल टू a+2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि हम a और b की वैल्यू या फिर वैल्यूज पता करें। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं। ये तो अपने पास हो गया x1 y1, ये अपने पास हो गया x2 y2, ये अपने पास हो गया x3 y3। अब एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज 1/2 मॉड ऑफ, फिर ब्रैकेट ऑफ, ये अपने पास आ गया x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस का x2 y3 माइनस का y1, फिर प्लस का x3 एंड y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड मॉड इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को मिल गया मॉड ऑफ, और x1 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 एंड y2 y3, तो y2 था दिस एंड y3 था ये, तो इन दोनों का डिफरेंस तो -4 माइनस बी, ये आ गया -4 माइनस बी, फिर प्लस का x2, और x2 की वैल्यू थी 2, इसके साथ में मिल गया y3 दैट इज बी, माइनस का y1 दैट इज 2, फिर प्लस x3, और x3 की वैल्यू गिवन थी a, फिर इसके साथ में आ गया y1 दैट इज 2, फिर माइनस का y2 दैट इज -4, तो माइनस माइनस प्लस, मॉड इक्वल टू 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अपने को मिला मॉड ऑफ, ये हो गया माइनस का 10, फिर प्लस का 2b माइनस का 4, फिर प्लस का 2a, ये हो गया 6, तो कलेक्टिवली अपने को मिल गया 6a इक्वल टू 6। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास आ गया 6a प्लस 2b, 6a प्लस 2b, फिर माइनस का 14 इक्वल टू 6। तो एक काम ही करते हैं कि 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया मॉड ऑफ 3a प्लस का b माइनस का 7 इक्वल टू 3। अब जैसे ही मॉड हटाएंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस दो साइन एसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि मॉड ऑफ x इक्वल टू ए, यहाँ पर a हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस अपने को मिलेंगे x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो यानी कि मॉड ऑफ x इक्वल टू ए का मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि a भी इसको सेटिस्फाई करेगा एंड माइनस ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जैसे मॉड हटाया तो राइट हैंड साइड पे अपने को +3 एंड -3 मिल गया। तो एक काम ही कर लेते हैं कि पॉजिटिव साइन लेकर इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो ये हो गया 3a प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि b की वैल्यू a+2 जो क्वेश्चन में गिवन थी उसको यूज कर लेते हैं, तो इस तरह से मिला अपने को 3a प्लस a+2 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो ये अपने पास आ गया 4a, और फिर इक्वल टू ये 7 3 10 और माइनस का 2, तो ये अपने को मिल गया 8। तो यहाँ से a की वैल्यू अपने को मिल गई है 2। अब a की वैल्यू 2 मिल गई, तो जैसे a की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो b की वैल्यू होगी 2 + 2 4। तो पहले कोऑर्डिनेट्स तो अपने को मिल गया 2, 4। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ इस मोड को मैनिपुलेट कर लेते हैं, तो अपने पास रिजल्ट आया 3a प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू -3, और यहाँ पर भी b की वैल्यू a+2 पुट कर देते हैं, तो ये अपने पास हो गया 3a प्लस a+2 माइनस 7 इक्वल टू -3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 4a, और यहाँ से अपने को मिला माइनस का 5, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इक्वल टू माइनस का 3 एंड प्लस का 5 हो गया, तो ये अपने को मिल गया 2। तो यहाँ से अपने को a की वैल्यू मिल जाएगी 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, एंड b की वैल्यू अपने को मिल गई 2 + 1/2 दैट इज 5/2। तो इस तरह से हमें a b के दो पेयर्स मिले, दैट इज 2, 4 एंड 1/2, 5/2। तो यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सम कॉमनली यूज्ड क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में कुछ फ्रीक्वेंटली अकर्ड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे, या फिर यूँ कहें कि इस टॉपिक में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो भी फ्रीक्वेंटली अकर्ड क्वाड्रिलेटरल्स होंगे उन क्वाड्रिलेटरल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। अच्छा, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स होंगे थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, तो सबसे पहला इसमें देख लेते हैं, दैट इज
पैरेललोग्राम तो ABCD अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इस ABCD क्वाड्रिलेटरल को किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर या किन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। ठीक है, तो ABCD अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था एंड इस क्वाड्रिलेटरल को किन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर पैरेललोग्राम कहा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो इसमें ही होगी, तो सबसे पहली चीज साइड्स के बारे में कमेंट कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि AB विल बी पैरेलल टू CD एंड AD विल बी पैरेलल टू BC, और साथ ही साथ जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल इन लेंथ होंगी, यानी कि साइड AB विल बी इक्वल टू साइड CD एंड साइड AD विल बी इक्वल टू साइड BC। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास गिवन है, इस क्वाड्रिलेटरल को एंगल के रिस्पेक्ट में पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। साथ ही साथ अगर बात की जाए, अगर हम ये डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिए, तो अब अगर हम इस एंगल की बात करें एंड इस एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल्स आपस में अनइक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से ये जो अपने पास ये जो वर्टेक्स पे हमें एंगल मिल रहा था ये नॉन इक्वल एंगल्स होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे लिख लेते हैं कि डायगोनल्स divides the angles in unequal magnitude। ठीक है, तो यानी कि डायगोनल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम डायगोनल की बात करें तो ये जो डायगोनल इस कॉर्नर एंगल को दो अनइक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस एंगल को अल्फा बोलते, इस एंगल को बीटा कहते, तो यहाँ से अल्फा एंड बीटा आपस में इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली इन एंगल्स के साथ होगा, सिमिलरली इन एंगल्स के साथ भी यही होगा एंड इन एंगल्स के साथ भी यही होगा, या फिर यूं कहें कि इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें एंगल के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे, तो ये अपने पास ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD। तो अगर हम कोई भी तो कंसेक्यूटिव एंगल्स उठाते हैं, अगर हम एंगल A एंड एंगल B की बात करें तो इन दोनों का समेशन 180 डिग्री होगा। अगर हम एंगल A एंगल D की बात करें तो इन दोनों का समेशन 180 डिग्री होगा, और साथ ही साथ अगर हम एंगल B एंगल C की बात करें तो इन दोनों का समेशन भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो sum of two consecutive angles is 180 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायगोनल के रिस्पेक्ट में। तो ABCD ये अपने को एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD। यहाँ पर AC एंड BD ये दो डायगोनल्स अपने को मिल गए, तो ये जो दो डायगोनल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो यानी कि डायगोनल AC विल नॉट बी इक्वल टू डायगोनल BD। साथ ही साथ ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O कह दें तो यहाँ पर O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, O is the mid point of BD and AC, which means, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायगोनल्स bisect और bisect each other। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं डायगोनल के ही रिस्पेक्ट में, तो ABCD ये अपने को एक
पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, ABCD अपने को एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो इस पैरेललोग्राम के ये जो डायगोनल्स होंगे, अगर हम डायगोनल AB की बात करें, मतलब डायगोनल AC की बात करें, तो डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यानी कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। इनको ऐसे देख सकते हैं कि AB साइड CD साइड के इक्वल होगी, AD साइड BC साइड के इक्वल होगी एंड AC साइड कॉमन होगी। तो यानी कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो डायगोनल्स डायगोनल्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, diagonal each diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी डायगोनल के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो ABCD ये अपने को एक पैरेललोग्राम गिवन था। तो अगर हम दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दें, यानी कि डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, तो जैसे हमने ये दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किए, तो अब इस तरह से हुआ ये कि अपने को चार फंडामेंटल ट्राइंगल्स मिले, ठीक है। पहला ट्राइंगल अपने को ये दिख रहा, सेकंड ट्राइंगल ये दिख रहा, थर्ड ट्राइंगल ये दिख रहा एंड फोर्थ ट्राइंगल ये दिख रहा। अगर इस पॉइंट को O कह दे तो पहला ट्राइंगल हो गया OAB, सेकंड ट्राइंगल हो गया ODA, थर्ड ट्राइंगल हो गया OCD एंड लास्ट ट्राइंगल हो गया OBC। तो अब हो गया ये कि दोनों डायगोनल्स इस पैरेललोग्राम को पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये जो ट्राइंगल आ रहा है, यानी कि ट्राइंगल OAD ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OBC के एंड ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OCD के, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं और इसको ऐसे देख सकते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम रेफरेंस के लिए ट्राइंगल OCD ले लेते हैं एंड OAB, तो अगर हम OAB एंड OCD के रिस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पर इस लेंथ को अगर हम A कह देते हैं तो ये वाली लेंथ भी A हो गई, इस लेंथ को अगर हम B कह देते हैं तो ये वाली लेंथ भी B हो गई। तो अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल के बारे में बात करें, तो ये साइड लेंथ A इस साइड लेंथ A के इक्वल होगी, इस साइड लेंथ ये साइड लेंथ B इस साइड लेंथ B के इक्वल होगी एंड ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल थी। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC को भी कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में लिख लेते हैं, बोथ डायगोनल्स divides the parallelogram into two pairs of congruent triangles, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है वो एरिया के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। तो ABCD ये अपने को एक पैरेललोग्राम गिवन था, ABCD ये अपने को पैरेललोग्राम गिवन था, ठीक है। अगर हम AB को बेस ले लें, अगर हम AB को बेस ले लेते हैं तो D से AB पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको अगर हम हाइट h कह देते हैं, तो इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया अपने को मिल जाएगा बेस इनटू हाइट, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसको तो ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि डायगोनल AC ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब होगा ये कि अगर हम ABCD इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक काम ये किया कि हमने ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला और उसका डबल कर दिया। उसका डबल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल ABC का एरिया ट्राइंगल ADC के एरिया के इक्वल है। तो अगर ये एरिया डेल्टा अपने को मिलेगा तो ये एरिया भी डेल्टा होगा, ठीक है। और अगर हम पैरेललोग्राम ABCD की बात करें तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया है 2 डेल्टा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 2 डेल्टा,
एंड डेल्टा अगर हम लिखें, या फिर यूं कहें कि अगर हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया लिखें, तो ए बी सी का एरिया हो गया 1/2 बेस, ठीक है, इनटू हाइट। तो हाइट अपने को यहाँ पर h ही मिलेगी, ठीक है, तो अपने पास आ गई हाइट h। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट अपने को मिल गया बेस इनटू हाइट h, ठीक है। तो अगर हमें एक पैरेललोग्राम में, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमें पैरेललोग्राम की एक साइड दे दी जाए और साथ ही साथ उस साइड से, मतलब उस साइड से उसके अपोजिट जो साइड गिवन है, इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी जाए, तो इस केस में हम पैरेललोग्राम के एरिया इस फॉर्मूले की हेल्प से दे सकते हैं, ठीक है। तो बेस यहाँ पर जैसे हमने ए बी लिया, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो यानी कि बेस ए बी हो या फिर सी डी हो, ठीक है ना, फॉर्मूला यही रहेगा। और अगर हम बेस को BC कर दें, ठीक है ना, बेस को अगर हम BC कर दें, तो फिर हाइट अपने पास क्या हो जाएगी, तो उस केस में हाइट हो जाएगी BC एंड AD के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस, या फिर हमने कह दी कोई भी एक साइड, ठीक है ना, बेस कह दें या फिर कोई भी एक साइड कह दें, ठीक ना। इस स्लैश सिंबल का यहाँ पर मतलब हो गया, या तो हम बेस लिख लें या फिर हम साइड लिख लें। तो बेस और साइड इनटू, ठीक है ना, इनटू फिर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इंक्लूडिंग द गिवन बेस, ठीक है ना। यानी कि बेस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी, तो बेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इंक्लूडिंग द बेस, तो अगर हम बेस को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये एंड ये दो पैरेलल साइड्स अपने को मिल गई, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम बेस BC को ले लेते हैं, ठीक है, तो बेस अपने पास यहाँ पर हो गया BC एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इंक्लूडिंग द बेस, तो बेस हमने BC लिया था, तो अब बेस अगर हम BC को ले लेते हैं, तो हाइट अपने पास हो जाएगी ये, ठीक है ना, AD एंड BC के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की में देख लेते हैं एरिया से रिलेटेड, यानी कि पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया जब दो साइड्स लेंथ अपने को गिवन है और साथ ही साथ इनका इंक्लूडेड एंगल भी अपने को दे दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में एक काम ही करेंगे कि ABCD ये अपने पास पैरेललोग्राम हो गया, BD डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब इससे हुआ ये कि ट्राइंगल ABD का एरिया, ट्राइंगल ABD का एरिया अगर हम डेल्टा ले लें, तो ट्राइंगल BCD का एरिया भी डेल्टा होगा, क्योंकि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल मतलब पैरेललोग्राम ABCD का एरिया व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, तो ये अगर इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है, तो इसके बेसिस पर पैरेललोग्राम ABCD का एरिया किस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए काम ही कर लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया, मतलब ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो इसको लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ, और ट्राइंगल ABD का एरिया लिख लेते हैं 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट अपने को मिल गया AB साइन थीटा। यहाँ पे AB साइड्स की बनती, थीटा इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल था। तो अगर दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल अपने को दिया गया होगा, तो उस केस में पैरेललोग्राम का एरिया लिखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसमें, ये भी एरिया से ही रिलेटेड है। तो ABCD इस पैरेललोग्राम का एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स, ये किस तरह से दे सकते हैं, तो ये अपने पास दो डायगोनल्स आ गए, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले डायगोनल की लेंथ को, अगर हम पहले वाले डायगोनल यानी कि AC डायगोनल की लेंथ को, अगर हम AC डायगोनल की लेंथ को D1 कहते हैं,
ये पॉइंट अपने पास O हो गया, मतलब इन दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको O बोलकर चलते हैं। और AC लेंथ यहाँ पर D1 ले ली है, साथ ही साथ BD लेंथ इसको D2 बोल देते हैं। तो यहाँ से हुआ ये कि OA इक्वल टू OC, ये अपने को मिल गया D1/2 एंड OB इक्वल टू OD इक्वल टू D2/2। ठीक है, तो अब हमें पैरेललोग्राम ABCD का एरिया लिखना था। ठीक है, इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है, ये दो डायगोनल्स की लेंथ और साथ ही साथ डायगोनल के बीच का एंगल। तो अगर हम इस एंगल को थीटा कहते हैं तो ये एंगल अपने पास थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और साथ ही साथ AOC कोलिनियर पॉइंट्स थे, तो यानी कि ये जो एंगल अपने पास आएगा ये पाई माइनस थीटा हो गया एंड ये एंगल भी पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास ये जो एंगल गिवन था, मतलब थीटा को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि डायगोनल्स के बीच के एंगल थीटा को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब हमें एरिया लिखना था पैरेललोग्राम ABCD का। तो इसके लिए एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स की बने इनका एरिया लिख लेते हैं और इनको आपस में ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब होता ये था कि दोनों डायगोनल्स पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते थे पैरेललोग्राम को। तो यानी कि ये AOB का एरिया COD के एरिया के इक्वल होगा, साथ ही साथ OAD का एरिया OBC इस एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन एरिया को लिख लेते हैं, तो यू गेट ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो OAB ट्राइंगल का एरिया अलग से लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये अपने को मिल गया। इंक्लूडेड एंगल अपने को ये पाई माइनस थीटा गिवन था, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 1/2 OA/OB साइन पाई माइनस थीटा, तो अपने को साइन थीटा मिल गया। तो ये हो गया 1/2 OA लेंथ अपने को गिवन थी D1/2, OB लेंथ अपने को गिवन थी D2/2 एंड ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया 8। ठीक है, तो ये ऐसे मिल गया D1 D2 साइन थीटा बाई 8, फिर प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। तो OAD ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD ये अपने को मिल जाएगा 1/2 OD साइन थीटा। तो ये अपने पास हो गया 1/2 OA लेंथ अपने को गिवन थी D1/2 एंड OD ये लेंथ गिवन थी D2/2 एंड ये आ गया साइन थीटा। तो ये अपने को मिल जाएगा D1 D2 साइन थीटा बाई 8। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा, ये 4 हो गया, तो एलसीएम तो अपने पास आ गया 4 एंड D1 D2 साइन थीटा D1 D2 साइन थीटा, तो हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ D1 D2 साइन थीटा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 1/2 D1 D2 साइन थीटा। तो अगर डायगोनल की लेंथ एंड डायगोनल्स के बीच का एंगल अपने को दे दिया गया हो तो पैरेललोग्राम का एरिया लिखा जा सकता है 1/2 D1 D2 साइन थीटा। D1 पहले डायगोनल की लेंथ है, D2 सेकंड डायगोनल की लेंथ है एंड थीटा इन दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट इसमें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, या यूँ कहें कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, दैट इज rhombus। तो rhombus is nothing but the special case of parallelogram। तो यानी कि majority properties of parallelogram will be same as, or you can say that majority properties of rhombus will be same as parallelogram except। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉपर्टीज का यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो जैसे वहां पर होता था साइड्स पैरेलल होती थी, तो यहाँ पर भी साइड्स पैरेलल होंगी और साथ ही साथ अपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, तो यहाँ पर हो जाएगा ABCD। अगर ये अपने पास एक रोम्बस गिवन है तो यहाँ पर चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ठीक है ना, तो ऑल साइड्स आर इक्वल AB BC CD एंड DA। ठीक है, और
डायगोनल्स अनइक्वल होंगे, और अगर अपोजिट एंगल्स की बात की जाए तो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और बस फर्क इतना होगा कि अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर दें तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, दैट इज डायगोनल्स 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 diagonals are the internal angle bisector. Internal angle bisectors. Bisectors of angles. तो जो डायगोनल्स होंगे वो गिवन एंगल्स के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। बाकी अगर हम कंसेक्यूटिव एंगल्स उठाते हैं तो कंसेक्यूटिव एंगल्स का समेशन 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो डायगोनल्स मतलब डायगोनल्स इस रोम्बस को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, और साथ ही साथ अगर हम दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ कर देते हैं तो होगा ये कि दोनों डायगोनल्स इस रोम्बस को चार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये एंड ये चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये जो दो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें लिख लेते हैं, डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी। फिर अगर हम एरिया को रिप्रेजेंट करें तो एरिया का फॉर्मूला अभी भी वही होगा, बेस इनटू हाइट, या फिर क्या है कि कोई भी साइड ले लेते हैं, कोई भी साइड ले लेते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो इस तरह से अपने को साइड और मतलब कोई भी एक साइड हमारे पास गिवन है एंड जो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस अगर अपने को दी गई है तो उस केस में रोम्बस का एरिया लिखा जा सकता है। तो अब अगर इसके एरिया के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो एरिया को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि एरिया इज इक्वल टू द साइड, मतलब कोई भी एक साइड ले लेते हैं और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल साइड्स। तो अगर हम ये हाइट ले लें तो ये भी वही हाइट होगी जो हमें AD के करस्पॉन्डिंग हाइट मिलेगी, यानी कि हाइट इसमें इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, दैट इज रेक्टेंगल रेक्टेंगल and rectangle is nothing but the super special case of a parallelogram। ठीक है ना, तो रेक्टेंगल सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा पैरेललोग्राम की एक्सेप्ट। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जो पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में डिफरेंट होगी, अदरवाइज सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम होंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे, और साथ ही साथ डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। डायगोनल्स डायगोनल्स आर डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल इन लेंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, दैट इज स्क्वायर एंड एन स्क्वायर इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ अ रोम्बस। तो जो हमारे पास स्क्वायर होगा ये रोम्बस का एक सुपर स्पेशल केस होगा। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज एंड रोम्बस की प्रॉपर्टीज सेम होगी एक्सेप्ट दीज प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास होगी, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और साथ ही साथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ।
तो डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉमनली अकर्ड क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किया जाएगा। तो ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए।